इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हमने बैक ईएमएफ एंड बैक टॉर्क के टॉपिक ख़त्म कर दिया है। बैक ईएमएफ यानी एक छोटी सी कंसेप्ट है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफ़र करके एक टॉपिक है विच स्टार्ट्स फ्रॉम पेज नंबर 276। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले कुछ एग्जांपल्स उन्होंने डिस्कस की है, सॉल्ड एग्जांपल्स, आप उसे पढ़ो। सॉल्ड एग्जांपल्स पढ़ना मत भूलना, ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी सॉल्ड एग्जांपल में कोई डाउट है, कोई डिफ़िकल्टी है तो डिस्कस करें आपके डाउट सेशन में। तो ये अच्छा रहेगा कि आप सॉल्ड एग्जांपल्स पढ़ो, क्योंकि उससे कंसेप्ट भी आपकी अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग होगी। ओके, तो ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, नॉट क्वेश्चन, दिस टॉपिक इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर। इसमें क्या कर रहे हैं हम, ये देख लो। हम क्या कर रहे हैं, हियर इट इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ये है, इतने ही रीजन में है। हाँ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो इतने ही रीजन में है। और क्रॉस से आपको पता चल गया होगा कि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द बोर्ड। और हम क्या कर रहे हैं, ये एक लूप है वायर का, मेटालिक वायर का ये एक लूप है और हम इसे बाहर खींच रहे हैं विथ वेलोसिटी v। ये ऑलरेडी इस प्रकार का एक डेरिवेशन हमने कर लिया, बट पता नहीं आपके बुक में ना दो डेरिवेशन दो बार आए हैं। एक ये, हाँ ऑफकोर्स इसमें थोड़ी बहुत एडिशन उन्होंने बाद में की है, अभी हम करेंगे वो एडिशन क्या है। एक ये डेरिवेशन है और एक इंडक्टेंस का भी डेरिवेशन मुझे दिखाई दे रहा है, फिर से एक बार वो रिपीट हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। तो ये जो लूप है हम इसको बाहर खींच रहे हैं। अब हम यहाँ से बेसिक से शुरुआत करेंगे। मुझे बताओ यहाँ पे करंट कौन सी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, गेस करो। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ करंट कौन सी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। सबसे पहली चीज़ कि इसे आप बाहर खींच रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि ये जो अंदर जाने वाला फ्लक्स जो है वो कम हो रहा है। सो करंट विल बी इंड्यूस इन सच अ डायरेक्शन सो एज टू अपोज द कॉज। तो कॉज क्या है, ये अंदर जाने वाला जो फ्लक्स है वो कम हो रहा है। सो करंट जो इंड्यूस होगा ना, वो ऐसे ही इंड्यूस होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड। अब देखो, इसको ऐसे राइट हैंड में पकड़ो तो ये जो फ्लक्स है वो अंदर जाने वाला है, इसे मेंटेन करेगा। इसे भी पकड़ो तो फ्लक्स अंदर जाने वाला है, उसे वो मेंटेन करेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो इस प्रकार से हमने इस करंट की डायरेक्शन ढूंढ निकाली। करंट की डायरेक्शन ढूंढ निकालने के बाद अब मुझे चाहिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बिकॉज वेन एवर अ कंडक्टर विच इज कैरिंग करंट प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। अब मुझे फोर्स की डायरेक्शन बताओ। तो फोर्स की डायरेक्शन में हमने राइट हैंड रूल पढ़ लिया है। ठीक है, बेसिकली पहले वो था लेफ्ट रूल, लेफ्ट हैंड रूल। अब हम वो नहीं करेंगे लेफ्ट हैंड रूल, हम राइट हैंड रूल करेंगे, क्योंकि वो आपके टेक्स्ट बुक में है। तो राइट हैंड रूल क्या कहता है कि राइट हैंड रूल ये कहता है कि इफ़ द मिडिल फिंगर, नहीं यहाँ से शुरू, दिस इफ द फर्स्ट फिंगर इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मिडिल फिंगर इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन फोर्स इज इंडिकेटेड बाय थंब। तो लेट अस चेक। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर है, अंदर की तरफ है। करंट जो है वो ऐसे है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर है वो अंदर है, ये करंट की फर्स्ट फिंगर है। तो फोर्स इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो फोर्स ऑन दिस कंडक्टर ए बी विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। व्हाट अबाउट कंडक्टर डी सी? तो यहाँ पे फिर से हम राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे। मिडल फिंगर विल बी इनसाइड द बोर्ड, करंट इज लाइक दिस, करंट की डायरेक्शन ऐसी है, एंड थंब इज इंडिकेटिंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो सी डी या डी सी पे फोर्स जो रहेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। दोनों कंडक्टर्स की लेंथ इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड सेम है, इसलिए दोनों के ऊपर फोर्स की मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगी। तो ये दोनों फोर्सेस जो है वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अब बचा एडी। एडी के ऊपर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स रखे, फिर से राइट हैंड रूल यूज़ कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, करंट इज अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, करंट इज अपवर्ड। तो थंब इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये एडी जो कंडक्टर है इसके ऊपर जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में रहेगा। यानी जब मैं इस लूप को बाहर खींचता हूँ तो देयर इज अपोजिट फोर्स एक्टिंग, यानी मुझे इसको पूरा अगर बाहर खींचना है, सो आई विल हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट दैट फोर्स। मैं ऐसे ही इसको बाहर नहीं ले जा सकता, इट विल नॉट अलाउ। तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट ये पूरा लूप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आ सके। आई होप मैंने मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन डिराइव करके दी है। करंट की डायरेक्शन आपको बता दी है कि कैसे आप करंट डिराइव करोगे। ये क्लियर हो गया होगा। तो अब अभी हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर से एक बार इस वीडियो को देख लो। बढ़ते हैं आगे टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट।
सो हाउ मच इज़ द EMF इंड्यूस। अब यहाँ पे ना कुछ अजीब हरकतें उन्होंने की है। पहले तो पावर, सो पावर इज़ व्हाट, पावर इज़ वर्क अपॉन, यहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं, सो पावर इज़ वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। वर्क, व्हाट इज़ वर्क, वर्क इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बट व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज़ वेलोसिटी, सो पावर इज़ फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये ऐसा एक एक्सप्रेशन आपको दिखाई देगा। ऑफ कोर्स पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो हियर इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। पावर इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ये एक्सप्रेशन आपको दिखाई देगा इक्वेशन 12.18 में। अब बढ़ते हैं आगे। इस लूप की जो लेंथ मैग्नेटिक फील्ड में है वो है x, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है वो है x, और ये जो विड्थ है ये विड्थ है L। So how much area is there in magnetic field? So area in magnetic field is L into X. How much flux is passing through that loop? So flux passing through the loop is B into area. So B into Lx. This is the flux passing through the loop. So what is the rate of change of flux? So rate of change of flux is d phi by dt, और मेरे ख्याल से ऐसा ही उन्होंने शायद यहाँ पे किया है। हाँ, दैट इज नथिंग बट E अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, E इज डी फाई बाई डी टी। मैग्नीट्यूड सिर्फ उन्होंने कंसिडर की है, सो E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, यानी डी बाई डी टी ऑफ बी एल एक्स। बी और एल ये दोनों कांस्टेंट है, सो बी एल डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी का मतलब है डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी वेलोसिटी। सो E इज इक्वल टू बी एल वी। मैंने पहले ही कहा था ये एक्सप्रेशन हमने ऑलरेडी डिराइव कर लिया है। सो E इज इक्वल टू बी एल वी, ठीक है, यहाँ तक आ गए। सो ये एक्सप्रेशन आपको कहाँ मिलेगा? दिस इज 12.20। व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप? ये जो करंट है ये करंट I। सो व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप? सो ये लूप का जो टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो उन्होंने फिगर है ना, फिगर में बता दूं आपको 12.9b, इसमें ये एक इक्विवेलेंट सर्किट बना है जिसमें EMF E है एंड R इज द रेजिस्टेंस। तो R जो है दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस टोटल लूप। सो करंट इज इक्वल टू E अपॉन R, BLV अपॉन R। दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप। ये दिखाई देगा आपको इक्वेशन 12.21 में। हाँ जी, अब बढ़ते हैं आगे। सो हमें ये पता है कि फोर्स, अगेन फोर्स हमने डिराइव कर लिया था। फोर्स इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी गिवन बाय BIL। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी गिवन बाय BIL। सो फिर से मैं फोर्स पे आ जाता हूँ। सो F इज इक्वल टू BIL या फिर I इंटू BL। अब I क्या है? I है आपका ये BLV अपॉन R। फोर्स इज BLV अपॉन R इंटू, नॉट फोर्स, फोर्स इज IBL। I क्या है? I है BLV अपॉन R। तो I की जगह पे मैंने BLV अपॉन R लिख दिया इंटू ये वाला BL। सो फोर्स मुझे मिलता है B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R। ये फोर्स मुझे मिलता है। हालांकि यहाँ पे उन्होंने एक वेक्टर इक्वेशन बताया कि इट इज़ I इंटू बी क्रॉस एल, सो L क्रॉस B, सॉरी। सो द एंगल बिटवीन L एंड B इज 90 डिग्री, सो L क्रॉस B बिकम्स LB साइन थीटा, थीटा इज 90, सो इट इज़ ओनली LB। तो इसलिए वो पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, बट वहाँ पे थोड़ा बहुत वहाँ पे एक पैराग्राफ में उन्होंने डिस्कशन उसका किया है, ठीक है। सो F इज B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R। व्हाट इज पावर? पावर अभी देखो हमने यहाँ पे डिराइव कर लिया। सो पावर इज P इज इक्वल टू F डॉट V। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो F डॉट V, और यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, तो उन्होंने सिर्फ एक्सप्रेशंस यहाँ पे लिखे हैं। तो अगर मैं एक्सप्रेशंस ही यहाँ पे लिख देता हूँ तो F के लिए हम उन्होंने लिखा B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R एंड V के लिए V। सो इट इज़ B स्क्वायर
एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, दिस इज योर पावर। तो पहले उन्होंने शुरुआत कहाँ से की, दे हैव डिराइव्ड सिंपल एक्सप्रेशन ऑफ पावर दैट इज नथिंग बट फोर्स इनटू वेलोसिटी। आफ्टर दैट दे हैव डिराइव्ड सिंपल एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ इंड्यूस्ड दैट इज ई इज इक्वल टू बी एल वी। उसके बाद क्या हुआ, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, सो आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, सो उन्होंने आई का एक्सप्रेशन ढूंढ लिया। अब फिर से फोर्स निकाला, फोर्स इज बी आई एल या फिर आई बी एल, आई बी एल। अब यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे थोड़ा वेक्टर नोटेशंस उन्होंने मेंशन किए हैं, तो वेक्टर नोटेशन में बी एंड एल में बेसिकली इट इज़ एल क्रॉस बी, सो एल बी साइन थीटा, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पे इट इज़ ओनली आई एल बी, सो आई बी एल सॉरी, सो आई की जगह पे ये वाला आई का एक्सप्रेशन यहाँ पे पुट कर लिया, तो हमें मिला एफ इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर। अब वापस से पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी, पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी, सो हियर इन दिस केस अब देखो फोर्स हम इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स जो है हम इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, तो एफ वी कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे जीरो हो जाएगा क्योंकि फोर्स एंड वेलोसिटी बोथ आर पैरेलल, तो बोथ आर पैरेलल, तो यहाँ पे हमें थीटा इज इक्वल टू जीरो मिल जाएगा, थीटा जीरो तो कॉस ऑफ जीरो इज 1, तो इसलिए एफ वी कॉस थीटा में यहाँ पे चाहिए तो लिख देता हूँ इट इज़ एफ वी कॉस ऑफ जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि फोर्स हम यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं और वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में है, सो एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी इज जीरो एंड हेंस कॉस ऑफ जीरो इज 1, सो मैंने यहाँ पे इसको लिखा नहीं आगे, सो इट इज फोर्स का एक्सप्रेशन एंड वेलोसिटी v, ओवरऑल पावर इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, दिस इज द पावर। बट उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने ना पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये एक और एक्सप्रेशन हमने देखा था स्कूल में, ठीक है, सो उसे भी हम यूज़ कर रहे थे कि क्या वो एक्सप्रेशन यहाँ पे मैच हो रहा है, सो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर, क्या है वो आई स्क्वायर आर ही है ना, यस मेरे ख्याल से इट इज आई स्क्वायर आर, सो व्हाट इज आई, आई इज बी एल वी अपॉन आर, सो बी एल वी अपॉन आर का स्क्वायर इंटू आर, तो देखो हमें क्या मिलता है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, सो इट इज बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। यानी ये जो एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे मिला है बाय यूजिंग बेसिक डेफिनेशन ऑफ पावर, और ये एक्सप्रेशन मिला है बाय डूइंग ऑल दिस मच वर्क, तो दोनों एक्सप्रेशन जो है वो मैच हो रहे हैं, और दोनों एक्सप्रेशंस अगर मैच हो रहे हैं तो हम यहाँ पे एक कंक्लूजन बना सकते हैं, जो कंक्लूजन यहाँ पे उन्होंने दिया है पेज नंबर 277 एडी करंट्स के ऊपर, दस वर्क डन इन पुलिंग द लूप थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड अपीयर्स एज हीट एनर्जी इन द लूप। हीट एनर्जी कहाँ से आ गई भाई, तो ये आई स्क्वायर आर जो है ना, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, दिस आई स्क्वायर आर इज नथिंग बट हीट लॉस थ्रू द इलेक्ट्रिक वायर, हीट लॉस थ्रू द इलेक्ट्रिक वायर। तो जो हम वर्क यहाँ पे कर रहे हैं, सो दैट इज कन्वर्टेड इनटू हीट, तो ये कंडक्टर थोड़ी देर बाद गर्म हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये एक्सपेरिमेंट करना इतना आसान नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि देयर विल बी अ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो लूप नीचे गिर जाएगा। चलो कोई बात नहीं, बस हम इमेजिन तो कर सकते हैं। तो whatever work we are doing, whatever power we are giving, that power is converted into heat, power loss यानी heat loss। तो यही पे यहाँ पे एक डिस्कशन उन्होंने किया है, that's it। तो ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफ़र। अब क्वेश्चन क्या आएगा यार यहाँ पे, तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि डिराइव द पावर इन रिमूविंग अ लूप थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा एक एक्सप्रेशन आ सकता है। शो दैट द वर्क डन, दूसरा क्वेश्चन, शो दैट द वर्क डन इन पुलिंग द लूप फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू हीट लॉस थ्रू द लूप। ऐसा एक क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, वर्डिंग्स थोड़े बहुत चेंज रहेंगे अगर उनको ये क्वेश्चन पूछना है तो। हालांकि डेरिवेशन बहुत सिंपल है, कुछ खास ऐसा डिफिकल्ट इसमें नहीं है। तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज एडी करंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है एडी करंट्स, थोड़ा सा अलग है। यहाँ देखने के बाद ऐसा पता चलता है कि एडी करंट्स को उन्होंने बहुत ही रिड्यूस कर दिया, क्योंकि पहले ना एडी करंट्स की कंसेप्ट थी, फिर उसके बाद एडी करंट की एप्लीकेशंस थी। कुछ एप्लीकेशंस ऐसी थी जो समझ के थोड़े बाहर थी, बट एनीवे वो बात अलग थी। अच्छा हो गया कि उन्होंने एटलीस्ट इसको तो
कम कर दिया। बढ़ते हैं आगे, एडी करंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय एडी करंट्स? तो एडी करंट कुछ ऐसा है, ध्यान दो अभी यहाँ पे, कि एक मेटल ब्लॉक है, एक मेटल ब्लॉक है, और ये मेटल ब्लॉक जो है ना, इट इज़ सब्जेक्टेड टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। कैसे? मान लो इसको हमने ऐसे एक रस्सी से बांध दिया, रस्सी यहाँ पे हिंच कर दी, एंड नाउ इट इज़ मूव्ड थ्रू नॉर्थ एंड साउथ पोल। यानी ऐसे नॉर्थ एंड साउथ पोल है और मेटल प्लेट उसके बीच में ऐसे झूल रही है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और मेटल प्लेट जो है उनके बीच में ऐसे झूल रही है। तो क्या होगा? दैट मेटल प्लेट विल एक्सपीरियंस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा? नाउ मेटल की प्लेट है भाई, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो रहेंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इफ़ दे आर मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, सो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है दे विल स्टार्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। ये आपने पढ़ा है, अ चार्ज पार्टिकल मूविंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट्स परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। ऑफ कोर्स द डायरेक्शन शुड बी परपेंडिकुलर। तो भले ही थोड़ी बहुत परपेंडिकुलर नहीं रही तो वहाँ पे हेलिकल मोशन रहेगी, लेकिन वो गोल गोल तो घूमेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ये मेटल प्लेट ये मैग्नेटिक फील्ड में स्विंग हो रही है, या फिर मैं कुछ अलग तरीके से अगर बोलूँ, इफ़ दिस मेटल प्लेट इज सब्जेक्टेड टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, वो कैसे, मैं वो थोड़ी देर में मैं बता देता हूँ कि उसको हमने एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट यही है कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मान लो कि हम खड़े और हवा आ रही है ज़ोर से, यानी यू आर स्टेशनरी बट स्टिल आपको महसूस हो रहा है कि हवा ज़ोर से आ रही है। या फिर आप मान लो कि हवा ही नहीं है, एकदम स्टेशनरी हवा है, बिल्कुल है, यानी अपन बोलते ना जोरात वारा है तो वगैरह, तो वारा नहीं है, एकदम शांत हवा है, शांत हवा है, और आप दौड़े दौड़े जा रहे हो, तो फिर भी आपको क्या लगता है कि देयर इज़, जैसे हवा हमें लगती है जब हम दौड़े दौड़े जाते हैं स्टेशनरी एयर में, तो वैसे ही यहाँ पे है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग रखो या फिर उस चार्ज पार्टिकल को मूव करो, अल्टीमेटली दोनों का मतलब सेम ही है। तो यहाँ पे होता ये है दैट चार्ज पार्टिकल स्टार्ट्स परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। तो इसकी वजह से इस मेटल प्लेट की सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऐसे गोल गोल घूमना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे हैं, मूव हो रहे हैं एक सर्कुलर पाथ में। तो बेसिकली देयर इज़ अ मोशन ऑफ चार्ज, और चार्ज अगर मूविंग है तो उसे हम कहते हैं एडी करंट। तो बेसिकली वाई एडी, एडी का मतलब है वर्लपूल, वर्लपूल से वो भंवरे होते हैं ना पानी में, तो यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉन्स के ऐसे भंवरे बन जाते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट्स परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन ऑन द सरफेस ऑफ दैट मेटल ऑब्जेक्ट। तो मेटल ऑब्जेक्ट में भी एनीथिंग, इट में बी मेटल क्यूब, इट में बी मेटल प्लेट, एनीथिंग। सो द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन ऑन द सरफेस, और उसी को हम कहते हैं एडी करंट्स। बस इतना ही है यहाँ पे, और कुछ खास डिस्कशन मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने एक रॉड है, ऐसा दिखा है कि वो रॉड जो है इट इज़ मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सो ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स इमेजिन किए कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड वो ऐसे जा रहा है, एंड दिस रॉड इज मूविंग थ्रू दैट मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, अंदर बाहर, अंदर बाहर। सो इन दैट केस ऑल्सो बेसिकली क्या हो रहा है, वही जो यहाँ पे हो रहा है कि द रॉड इज एक्सपीरियंसिंग चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इन दैट केस ऑल्सो एडी करंट्स आर इंड्यूस्ड इन दैट रॉड। कारण एक ही है, मूव जो चार्ज पार्टिकल है उस मेटल में दे आर मूविंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। जब वो मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे सो दे विल एक्सपीरियंस फोर्स, और वो गोल गोल घूमना शुरू कर देंगे उसी मेटल सरफेस में, वो बाहर नहीं आएंगे, वो मेटल सरफेस में ही रहेंगे, बट दे विल स्टार्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। और इसी तरह के चार्ज की मूवमेंट को, गोल गोल मूवमेंट को हम कहते हैं एडी करंट्स। एडी का मतलब होता है वर्लपूल्स, वर्लपूल्स यानी पानी के भंवरे। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है एंड इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी है, यानी ये डिसएडवांटेज होने के बाद भी हमें कुछ काम में भी आता है। अब मैं शॉर्ट में बता देता हूँ क्या काम में आता है। अब देखो, करंट है, किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है, सो देयर इज़ अ हीट जनरेटेड। सो ये जो हीट है ना, ये कुछ जगह पे अनवांटेड है। जैसे आपका फ़ैन जब आप रोटेट करते हो तो फ़ैन का जो सेंटर कॉइल होती है वो गर्म हो जाती है। आप अगर सेंटर गोल जो रहता है ना उसमें कॉइल रहती है, उसको हाथ लगाओगे ना फ़ैन बंद करने के बाद तो वो गर्म हो जाता है। वो गर्म होने के कारण एक ये है, दूसरे भी कारण है, बट एक कारण ये भी है कि उसका जो कोर है, जो सॉफ्ट आयरन कोर है उसका, वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है बिकॉज ऑफ एडी करंट्स। कोई भी ट्रांसफार्मर, आपने सुना होगा ट्रांसफार्मर जल गया, तो ट्रांसफार्मर जलने का कारण ये है कि करंट कंजम्पशन बहुत एक्सेस में बढ़ जाता है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह से भी ट्रांसफार्मर का जो कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर, वो जल जाता है, यानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। जलता है यानी बेसिकली बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसकी वजह से ट्रांसफार्मर जो है वो ख़राब हो जाता है।
तो ये कुछ डिसएडवांटेज भी है, बट एडवांटेज इसी हीट को हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे? मैं एक मेटल का ब्लॉक ले लेता हूँ ऐसा, और उसको मैं एक फर्नेस में रखता हूँ, और इस फर्नेस को मैं एक कॉइल बांध देता हूँ, जैसे सोलेनॉइड है तो फर्नेस को मैं एक कॉइल बांध देता हूँ, और इस कॉइल को मैं दे देता हूँ हाई फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल। इस कॉइल को मैं देता हूँ हाई फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल। अब क्या होगा, ये हाई फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल है, सो करंट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। करंट का पैटर्न कैसा रहेगा एसी में? अभी हमने देखा एसी जनरेटर, तो करंट जो है वो इस तरह से चेंज होता रहेगा। करंट चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। यानी क्या, बेसिकली दिस मेटल ब्लॉक इज सब्जेक्टेड टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाती है, और उस हीट की वजह से ये मेटल ब्लॉक जो है वो पिघल जाता है, इट मेल्ट्स। तो फॉर मेल्टिंग ऑफ दिस मेटालिक ब्लॉक्स वी यूज़ सच काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फर्नेस। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फर्नेस। ये एक एप्लीकेशन है, और कई सारी एप्लीकेशंस है। एडी करंट्स आर यूज इन इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग, बट वो मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। तो अब कुछ जगह पे हमें हीट को रिड्यूस करना है। हीट को हम रिड्यूस कैसे करेंगे? मान लो एक मेटल प्लेट है, वो कंटिन्यूसली सब्जेक्टेड टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं चाहता हूँ कि ये उसकी वजह से क्या होगा, ये हीट होती रहेगी बार बार। मैं चाहता हूँ कि ये कम से कम हीट हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, ये जो एडी करंट का पाथ है ना, ये तोड़ना है। इसको मैं कैसे तोड़ूंगा? तो मैं ये मेटल प्लेट में ऐसे स्लॉट्स कर दूंगा। ये इस तरह के स्लॉट्स करने से क्या हो जाएगा, एडी करंट का जो पाथ है वो ब्रेक हो जाएगा, और एडी करंट जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। एग्जैक्टली 100% ज़ीरो नहीं होंगे, बट एडी करंट जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। इसकी वजह से ये मेटल की जो प्लेट है वो कम से कम गर्म होगी, हीट कम से कम जनरेट होगी, और मेरा हीट लॉस जो हो रहा है वो कम होगा। एनर्जी इसमें बेसिकली सेव होती है, क्योंकि हीट आएगी कहाँ से, वो करंट से ही आएगी। तो उसकी वजह से हीट लॉस जो है वो कम हो जाएगा, एनर्जी सेव हो जाएगी। ये एक हम इस प्रकार से एडी करंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो अभी यहाँ पे दी नहीं है। कुछ है क्या? लेट मी सी। ठीक है, तो बाकी कुछ है नहीं। उन्होंने बस ये कहा है कि वो जो रॉड है वो स्विंग हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि उसके पास जो एनर्जी है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। क्योंकि हीट एनर्जी आई कहाँ से? एडी करंट्स की वजह से आई है। तो जो रॉड वो स्विंग हो रहा था इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, वो थोड़ी देर बाद वो रुक जाएगा। ठीक है, एंड सेम कंसेप्ट कैन बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग। उसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब कोई व्हीकल, बेसिकली इट इज़ यूज इन ट्रेन्स में जो इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग रहती है, देखो पूरी की पूरी ट्रेन को इलेक्ट्रिक ब्रेक से नहीं रोक सकते। देयर आर मल्टीपल ब्रेक्स यूज इन ट्रेन्स। एयर ब्रेक्स रहते हैं, फ्रिक्शन ब्रेक्स रहते हैं, और इलेक्ट्रिक ब्रेक्स रहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक ब्रेक रहते हैं ना, उसमें भी हम वही करेंगे कि हम एक जनरेटर शुरू कर देंगे ट्रेन का, उसकी वजह से इट विल इंड्यूस एडी करंट्स इन द व्हील्स या फिर इन द ट्रैक्स ऑफ ट्रेन। तो वो हीट एनर्जी जो है ट्रेन की दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट, और उसकी वजह से ट्रेन रुक जाएगी। हालांकि ये एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट मैं थोड़ा सा अंदाज़ा लगा के आपको बता सकता हूँ कि इस प्रकार से होगा। उसका वर्किंग दिया था लास्ट सिलेबस में, प्रीवियस सिलेबस में, अभी यहाँ पे दिया नहीं है। एनीवे वो हटा दिया है तो हम भी उसको हटा देते हैं, और हम अभी मूव करते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ सेल्फ इंडक्टेंस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा अभी डिस्कशन शुरू कर देते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस। अब ये क्या होता है? कुछ नहीं, एक कांस्टेंट है। अब कौन सा कांस्टेंट है उसे हम देख लेते हैं। तो जैसे हमें पता है कि द फ्लक्स, अब ये एक कॉइल है, ठीक है, और यहाँ से हम करंट पास कर रहे हैं। मैं स्विच को क्लोज कर देता हूँ, तो यहाँ से हम करंट पास कर रहे हैं, करंट इज आई। सो हमें पता है कि कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, या फिर सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, हालांकि कॉइल एंड सोलेनॉइड दोनों सेपरेट होती है, बट दोनों में मैग्नेटिक फील्ड रहता है, और दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है दैट डिपेंड्स ऑन करंट विच इज़ फ्लोइंग थ्रू दैट कॉइल। तो कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन करंट, एंड एज द
मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन करंट, फ्लक्स इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन करंट। तो जितना ज़्यादा करंट रहेगा उतना ज़्यादा फ्लक्स रहेगा, एंड हेंस वी कैन राइट फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग। तो कौन सा फ्लक्स? फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल या फिर फ्लक्स पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड। तो ये जो फ्लक्स रहता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ गया। सो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज L, and this L is called as self inductance of this coil. L is called as self inductance of this coil. कई बार यानी मैक्सिमम टाइम यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीपल रहेंगे, यानी एक से ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यानी हर एक लूप जो है वो अपना अपना फ्लक्स कंट्रीब्यूट कर रहा है। हर एक लूप जो है वो अपना अपना फ्लक्स जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। लूप फ्लक्स कैसे कंट्रीब्यूट करेगा? देखो यहाँ पे याद नहीं आ रहा है तो ये एक लूप है, ठीक है। तो ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये ऐसे नीचे जा रहा है, यहाँ से जाके ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में ये जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा इसकी वजह से वो ऐसे रहेगा, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है यानी फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है? यही तो है। और ये एक लूप की वजह से फ्लक्स है। ऐसे अगर मल्टीपल लूप्स रहेंगे और जनरली कॉइल में ऐसे मल्टीपल लूप्स रहेंगे तो टोटल फ्लक्स जो रहेगा वो ऐसे रहेगा, यानी ईच कॉइल इज कंट्रीब्यूटिंग सम फ्लक्स। सो टोटल फ्लक्स, इफ देयर आर n number of turns, then total flux is n times phi. And here again there is L, and this L is called as self inductance of a coil, and this L from this expression can be written as n phi डिवाइडेड बाय I। अब अगर मैं इसका यूनिट देखो, अब ये देखो एक्सप्रेशन दिया है 12.28 में, एंड यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। अब यहाँ पे यूनिट ऑफ इंडक्टेंस पे हमें आना पड़ेगा, उसके लिए उन्होंने फैराडेज लॉ यूज़ किया है। तो फैराडेज लॉ क्या कहता है? E इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी। ई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। ऑफकोर्स यहाँ पे माइनस साइन रहेगी, मुझे देखने दो। यस, उन्होंने सिर्फ ये वाला एक्सप्रेशन लिया है माइनस। सो ई इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ L इंटू आई। ई इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी L इंटू आई। सो L बीइंग कांस्टेंट, E इज इक्वल टू माइनस L डी आई बाई डी टी। अब याद रखना ये जो एक्सप्रेशन है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है और इसके ऊपर कई सारे न्यूमेरिकल्स इससे पहले आ चुके हैं। सो हमने बस फ्लक्स देखा, बट जनरली फ्लक्स नहीं दिया जाता, कई बार करंट दिया जाता है। करंट यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज हुआ इन टाइम ड्यूरेशन सो एंड सो। सो हम उसे यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट EMF इंड्यूस्ड। चलिए वो बात की बात है। नाउ E इज इक्वल टू माइनस L डी आई बाई डी टी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसे याद रखना। सो फ्रॉम दिस आई कैन राइट L इज इक्वल टू E अपॉन डी आई बाई डी टी। L इज इक्वल टू E अपॉन डी आई बाई डी टी। सो E का यूनिट क्या है? वो है वोल्ट्स, एंड डी आई बाई डी टी का यूनिट है एम्पियर पर सेकंड। वोल्ट्स डिवाइडेड बाय एम्पियर पर सेकंड। और इस यूनिट को नाम दिया गया, हेनरी। सो इंडक्टेंस का जो यूनिट है दैट इज हेनरी। हेनरी का मतलब है वोल्ट्स पर एम्पियर पर सेकंड। तो ये यूनिट कहाँ से आया? यहाँ से आया। E डी आई बाई डी टी, आई करंट, टाइम इज सेकंड, एम्पियर पर सेकंड, और ये वोल्ट, तो वोल्ट एम्पियर पर सेकंड। ये है इसका यूनिट जो कि आपको दिखाई दे रहा है। एक काम दे देता हूँ आपको। एक काम मैंने पहले भी दे दिया था कि मैंने कहा था कि परमियाबिलिटी के डायमेंशंस निकालो। निकाले हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, बट आपको इसके भी डायमेंशंस निकालने पड़ेंगे। इंडक्टेंस के डायमेंशंस निकालो, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने डायमेंशंस नहीं दिए हैं और डायमेंशंस पूछे जा सकते हैं आपकी CET की एग्ज़ाम में। तो इसलिए L के डायमेंशंस निकाल के रखो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज़ डेफिनेशन ऑफ L। तो पहली डेफिनेशन जो है ना वो हम समझ सकते हैं। पहली और दूसरी डेफिनेशन उन्होंने कहाँ से ली है? पहली डेफिनेशन यहाँ से ली है कि इट इज़ फाई अपॉन आई, और दूसरी जो डेफिनेशन है वो उन्होंने यहाँ से ली है E अपॉन डी आई बाई डी टी। यानी ये जो एक्सप्रेशंस है उनको उन्होंने वर्ड में रखा और उनको डेफिनेशन मिल गई। फॉर एग्जांपल पहली जो डेफिनेशन है, लेट मी रीड इट। वो डेफिनेशन कुछ ऐसी है: द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट इन द सर्किट इज डिफाइंड एज सेल्फ इंडक्टेंस। मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस पर यूनिट करंट यानी फाई अपॉन आई। सो
मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट करंट इज डिफाइंड एज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। ये पहली डेफिनेशन है, जैसे मैंने कहा कि इन्हीं एक्सप्रेशंस को उन्होंने वर्ड में एक्सप्रेस किया, हो गया। दैट इज नथिंग बट डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। पूछी जा सकती है आपकी बोर्ड की एग्जाम में 1 मार्क के लिए, डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस, तो कौन सी डेफिनेशन लिखे। अगर कोई स्पेसिफिक ऐसे कुछ मेंशन नहीं करते हैं कि ये डेफिनेशन लिखो या वो डेफिनेशन लिखो, तो कोई भी तीनों में से एक डेफिनेशन आप लिख सकते हो फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस। बाकी डेफिनेशंस मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा और इस टॉपिक को, सेल्फ इंडक्टेंस को आगे बढ़ाऊँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा है टॉपिक, अच्छा टॉपिक है और इसके ऊपर कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से आप याद रखो। तो अभी के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आई होप ये जल्द से जल्द हम टॉपिक को ख़त्म कर देंगे, पूरे चैप्टर को, विद इन 3-4 मोर हाफ आवर लेक्चर्स। देखते हैं।